Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1 which is constitution, why and how, and this is part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोसीड्यूर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन was emphasized in the procedure of the Constituent Assembly। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक रीजन होना चाहिए। हर जो आर्टिकल है उसके पीछे एक पब्लिक रीजन होना चाहिए जो सब सिटीजन्स उससे कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वॉज एम्फेसाइज इन द प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बन रहा था उसमें पब्लिक रीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था, ये हम लोगों ने जाना है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ 8 मेजर कमिटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट्स थे और ऐसे 8 सब्जेक्ट्स पे अलग अलग कमिटियां गठित हुई थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया था और सबको अलग अलग काम दिए गए थे। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयर्ड दिस कमिटीज। इन कमिटीज़ के को चेयर करने वाले लोग जो थे वो नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, भीमराव अंबेडकर थे। ऐसे कुछ जाने माने जो लीडर्स थे वो इनको इन 8 कमिटीज़ जो बनी थी इनको चेयर कर रहे थे, यानी कि उनके हेड बनाए गए थे। इन लोगों को हेड बनाया गया था। These were not men who agreed with each other on many things। जैसे कि इन 4 लोगों का जिक्र यहाँ है। इन 4 लोगों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, सरदार पटेल कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे। इनके बारे में हम लोग बहुत सुने हैं, बचपन से ही सुने हैं। तो ये जो थे इनकी विचारधाराएं भी अलग अलग थी। हर चीज़ पे ये एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता था इश्यूज पे। तो देयर वाज नॉट मैन हु एग्रीड विथ ईच अदर ऑन द मैनी थिंग्स। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो जाते थे जिन पे ये लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे। अंबेडकर हैज़ बीन बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड गांधी। अंबेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के बहुत बड़े क्रिटिक्स माने जाते हैं। एक्यूजिंग देम फॉर नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट के को जितना अपलिफ्ट करना चाहिए था उनका मानना यह था कि गांधी जी और कांग्रेस उतना ध्यान शेड्यूल कास्ट के उत्थान में नहीं लगा रही है। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते थे जिनको लेकर के इनका और कांग्रेस और गांधी जी के बीच में मतभेद हुआ करता था। तो गांधी जी के ये एक बहुत बड़े क्रिटिक माने गए हैं। गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया था और वो था हरिजन। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो इन्होंने प्रश्न उठाया था कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, देन ऑल अदर्स आर चिल्ड्रन ऑफ डेविल। तो इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन गांधी जी और अंबेडकर जी में देखने को मिला। और कांग्रेस के साथ भी उनका कई इश्यूज़ पे, खास करके शेड्यूल कास्ट के अपराइजिंग को लेकर के उनमें मतभेद हमेशा रहा, जो कि पूना पैक्ट में भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी अंबेडकर जी ने विरोध किया था गांधी जी का, और फिर यहाँ आने के बाद पूना समझौता हुआ। तो ये सारी चीज़ें अंबेडकर जी के साथ बनी रही क्योंकि वो समझते थे कि जितना अपलिफ्टमेंट इनका हो सकता है शेड्यूल कास्ट का वो शायद नहीं किया जा रहा है या नहीं हो पा रहा है। Patel and Nehru disagreed on many issues, but they all worked together। और पटेल जी और नेहरू जी के बीच भी कई छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन था उनके सोच में, मतभेद दिखाई देते थे, सोच में अंतर दिखाई देता था नेहरू जी का और पटेल जी का। लेकिन इन सारे कॉन्ट्राडिक्शन के बावजूद ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जब नेशन स्तर पे ये लीडर्स सोचते थे तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट इनके ख़त्म हो जाते थे आपस के, और एक किसी पॉइंट पे ये लोग जरूर एग्री होते थे कि नहीं ऐसा किया जाए तो सही रहेगा। तो सारे मतभेद को भुला करके भी इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को
बनाने का काम किया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी इंडियंस के लिए भी। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि वो क्या प्रोसीड्यूर था जो अपनाया गया फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ईच कमिटी यूजुअली ड्राफ्टेड particular provisions of the constitution which were the subject to debate by the entire assembly। जो प्रोविजंस होते थे उनको पहले ड्राफ्ट किया जाता था बाय द ड्राफ्ट कमिटी और फिर उनको असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा जाता था फॉर आर्गूमेंट एंड डिबेट्स, और तब उस पर आर्गूमेंट्स और डिबेट्स होते थे और एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता था कि इस प्रावधान को, इस प्रोविज़न को शामिल किया जाए या उसमें कोई संशोधन की ज़रूरत है ना, और उसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंजेस लाना है तो वो लेके आ सकते हैं, या उस पर किसी का कोई प्रश्न हो, तो तमाम चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती थी जब ड्राफ्ट कमेटी किसी प्रोविज़न को ड्राफ्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पटल पे रखती थी। यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीच ए consensus with the brief that provision agreed by all would not be detrimental to any particular interest। ये बहुत ज़रूरी चीज़ था ये देखना कि जो कॉन्सेंस और बिलीफ्स प्रोविज़न में एग्रीड हो रहे थे जिस पे लोग, वो जो है कहीं किसी के अहित तो नहीं हो रहा है उससे। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी था कि जो प्रोविज़न्स लेकर के आए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और जिन पे बहस हो रही है, उससे किसी का अहित होने वाला तो नहीं है, किसी को कुछ नुकसान तो नहीं होगा, इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सम प्रोविजंस वेर सब्जेक्ट टू वोट, और जब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ऐसे संशोधन की ज़रूरत है या इसको नहीं रखना चाहिए, या ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको रखना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वोटिंग्स भी होती थी। बहुत सारे प्रोविजंस के ऊपर वोटिंग करा ली जाती थी कि मैक्सिमम ऑफ द वोट्स आर इन फेवर और इन फेवर में है या नहीं है, ये देख लिया जाता था। तो वोटिंग की भी प्रक्रिया होती थी बहुत सारे प्रोविजंस के साथ। एवरी सिंगल आर्गूमेंट, क्वेरी एंड कंसर्न वेर रिस्पॉन्डेड विथ ग्रेट केयर एंड इन राइटिंग। जो भी आर्गूमेंट्स होते थे और जो उनके प्रश्न होते थे या कुछ चिंताएं उनकी होती थी, इन सबको बहुत ध्यान इन पे दिया जाता था और इनको हर पॉइंट्स को लिखा जाता था, उसको इन रिटन वो सारी चीज़ें होती थी। ऐसा नहीं कि वर्बल केवल बोला जा रहा है, जो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं उस आर्गूमेंट पे, या फिर कुछ चिंताएं हैं जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी उस प्रोविज़न को लेके, तो वो सारी चीज़ों को लिखा जाता था। द असेंबली मीट फॉर 166 डेज, और इतनी जद्दोजहद के बाद, इतने आर्गूमेंट्स और सारे चीज़ होने के बाद विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो तैयार हुआ। और द असेंबली मीट फॉर 166 डेज, और 166 डेज इनकी बैठक हुई जिसमें ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months, और ये वर्किंग डेज था 166, और पूरा समय जो लगा वो 2 years 11 months इसमें स्पेंड हुए टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स सेशंस वेर ओपन टू द प्रेस एंड द पब्लिक अलाइक, और इसके जो भी सेशंस चलते थे उसको पब्लिक के लिए और मीडिया के लिए ओपन रखा जाता था। तो उस समय भी इतनी डेमोक्रेटिक वे में सब चीज़ें की गई, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था। हालात भी अच्छे नहीं थे, दंगे फसाद हो रहे थे, और ऐसे माहौल में कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया गया और सबके रिप्रेजेंटेशन को भी उसमें शामिल किया गया, सारे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडियंस के लिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।